हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को मेजर पेपर 16 पॉलिटिकल साइंस के पेपर में जो सवाल आपको पूछे जाएंगे वो मैं आपको वीडियो के थ्रू कवर करवा रहा था। तो शेयर करिएगा वीडियो को दोस्तों के साथ, चैनल पर नहीं हुआ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, जुड़ जाइएगा। कोई भी अगर अपडेट आता है कॉलेज यूनिवर्सिटी के द्वारा तो आपको टेलीग्राम पे शेयर पूछने के लिए फेसबुक इंस्टाग्राम में वहाँ पूछिएगा। ठीक है, देखिए पहले सिलेबस जान लीजिए। ये हमने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, इस वीडियो में फिर से दिखा दे रहे हैं। ये टोटल 6 यूनिट से मिलकर आपके सिलेबस को बनाया गया है। यूनिट 1 हमने कवर कर लिया था पिछले वीडियो में सारा का सारा। तो टोटल जितना यूनिट है उसको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाएगा वो बता रहे हैं। ठीक है, तो पहला वीडियो में हमने आप सभी बच्चों को ये जो क्वेश्चन था शैक्षणिक लेखन यानी एकेडमिक राइटिंग क्या कहते हैं इसके बारे में बता दिया था। इसकी विशेषता और महत्व के बारे में हमने आपको बता दिया था। दूसरा क्वेश्चन बताया था रिपोर्ट राइटिंग क्या होता है, इसकी संरचना और इसके महत्व को बताया था। आज हम लोग जो तीसरा क्वेश्चन यानी आज के इस वीडियो का हमारा जो पहला क्वेश्चन होने वाला है वो होने वाला है रिपोर्ट राइटिंग पढ़ लिया था हमने। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन प्लेगरिज्म के बारे में हम लोग पढ़ने वाले, या सॉरी बायोडाटा पढ़ने वाले हैं। बायोडाटा और जो करिकुलम विटा जिसे हम लोग सीबी कहते हैं, दोनों के बीच में अंतर होता है। ठीक है, इसी अंतर को स्पष्ट करने के लिए बोला जाएगा पेपर में। तो क्या होता है बायोडाटा, आइए जानते हैं। सबसे पहले तो बायोडाटा का अर्थ है व्यक्ति के जो जीवन से संबंधित जो भी मूलभूत जानकारी हो उसके बारे में बताना। इसमें व्यक्तिगत जो जानकारी वो संक्षिप्त शॉर्ट पे में दी जाती है। यह मुख्य रूप से आपका विवाह प्रस्ताव, सरकारी आवेदन हो गया या सामान्य जानकारी देने के लिए उपयोग किया जाता है। इसमें व्यक्ति की जानकारी अधिक होती है और जो पेशेवर प्रोफेशनल जो जानकारी होती है वो थोड़ी सी कम होती है इस बायोडाटा में। ठीक है, दूसरा बायोडाटा में क्या क्या जानकारी शामिल करते हैं। नाम, जन्मतिथि, पिता का नाम, पता, वैवाहिक स्थिति, शैक्षणिक योग्यता, आपको कौन कौन से भाषा का ज्ञान है, आपकी हॉबीज क्या है, शौक क्या है, ये बताया जाता है। करिकुलम बीटा के बारे में बात करें तो जीसीबी कहते हैं शॉर्ट में। इसका अर्थ है जीवन का विवरण। ठीक है, यह एक विस्तृत दस्तावेज है, मतलब डिटेल वे में एक पेपर है हमारे पास है जिसमें व्यक्ति की शिक्षा, उसके अनुभव, कौशल और उसने जीवन में जो भी उपलब्धियां प्राप्त की उनका विवरण यहाँ पर दिया जाता है। सीबी का उपयोग मुख्य रूप से नौकरी, शोध कार्य और पेशेवर अवसरों के लिए यहाँ पर किया जाता है। ठीक है, यह बायोडाटा की तुलना में अधिक विस्तृत और हमारे पास क्या होता है ये औपचारिक होता है। ठीक है, इस सीबी में शामिल जो जानकारी होती है उसमें पहला है व्यक्तिगत जानकारी, दूसरा होती है हमारी शैक्षणिक योग्यता। ठीक है, तीसरा है कार्य अनुभव, कौशल होता है, इसमें आपके स्किल्स क्या क्या है, आपने जीवन में क्या उपलब्धियां हासिल की, प्रशिक्षण कहाँ से लिया, आपकी कौन सी चीज़ों में इंटरेस्ट है, ये सभी चीज़ों को इसमें विवरण दिया जाता है। ठीक है, अब हम दोनों को देखिए पॉइंट वाइज, दोनों के बीच में अंतर स्पष्ट करने की कोशिश करते हैं। पहला अर्थ में बात करें तो बायोडाटा व्यक्ति की जो मूलभूत व्यक्तिगत जानकारी है उसे बताता है। सीबी व्यक्ति की शिक्षा, अनुभव और उसके जो कौशल होते हैं उनको विस्तृत विवरण करता है। विवरण का स्तर के बारे में बात करें तो बायोडाटा में देखिए क्या होता है संक्षिप्त जानकारी होती है, वहीं पर सीबी में क्या होता है आपकी विस्तृत और जानकारी यहाँ पर दिया जाता है। उद्देश्य क्या है, बायोडाटा में सामान्य जानकारी देना और सीबी में बेसिकली आपके पेशेवर से या आपकी योग्यता से जुड़ी हुई जानकारी यहाँ प्रस्तुत करना होता है। उपयोग के बारे में बात करें कि कहाँ उपयोग होता है तो बायोडाटा विवाह हो गया, प्रस्ताव हो गया, सामान्य आवेदन हो गया उसमें होता है। सीबी का नौकरी हो गया, शोध हो गया, पेशेवर कार्य के लिए, प्रोफेशनल वर्क के लिए आप इस्तेमाल करते हैं। लंबाई में अगर बात करें तो बायोडाटा छोटा संक्षिप्त होता है, सीबी अपेक्षा के मतलब कंपेरिजन देखा जाए तो लंबा और विस्तृत होता है। जानकारी के प्रकार बायोडाटा में क्या होता है व्यक्तिगत जानकारी अधिक होती है, सीबी में शिक्षा और अनुभव अधिक होता है। संरचना में बायोडाटा इजी है लिखना और सीबी में थोड़ा सा आपको यहाँ पर फॉर्मल और व्यवस्थित संरचना फॉलो करना पड़ता है। महत्व क्या है दोनों की बात करें तो सामान्य उपयोग के लिए होता है और ये पेशेवर और जो एकेडमिक सेक्टर होता है उसमें इसका इस्तेमाल होता है हमारे पास है। निष्कर्ष में अगर देखा जाए तो बायोडाटा और सीबी दोनों ही बेसिकली व्यक्ति की जानकारी प्रस्तुत करने के दस्तावेज है। बेसिकली बायोडाटा मुख्य रूप से व्यक्ति की जानकारी देता है, सीबी आपके शिक्षा, अनुभव और कौशल का विस्तृत विवरण करता है। इसलिए दोनों का उपयोग अलग अलग उद्देश्य के लिए यहाँ पर किया जाता है हमारे पास है। तो ये सवाल अगर आपको पेपर में पूछे कि बायोडाटा सीबी के बीच में अंतर स्पष्ट करें तो आप लोग अपने हिसाब से भी इसे चाहे तो बना के लिख सकते हैं। ठीक है, अगला हमारे पास है प्लेगरिज्म। ठीक है, प्लेगरिज्म क्या होता है, इसके प्रकार और इससे बचने के जो उपाय है ये आपको बताना है। प्लेगरिज्म क्या अर्थ है, तो प्लेगरिज्म का अर्थ है किसी अन्य व्यक्ति के जो विचार है, ठीक है, उसके शब्द हो गए या शोध या रचनाओं को बिना उचित संदर्भ यानी बिना उचित रेफरेंस दिए अपने नाम से क्या करना, प्रस्तुत करना, यही क्या कहलाता है, प्लेगरिज्म कहलाता है। यह एक शैक्षणिक बेईमानी, ऑनेस्ट एकेडमिक डिसऑनेस्टी का रूप माना जाता है। जब कोई छात्र या मान लीजिए शोधकर्ता किसी किताब से, लेख से, वेबसाइट हो गया, किसी भी स्रोत से जानकारी लेकर अपने कार्य में बिना स्रोत बताए कि कहाँ से उसने इसे यूज किया
तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, प्लेगरिज्म के नाम से जाना जाता है। यानी आप दूसरों की काम की नकल करना, उसे बताए बिना, ये क्या कहलाता है, प्लेगरिज्म के नाम से जाना, यानी सिंपल भाषा में चोरी आप कह सकते हैं इसे, ठीक है। उदाहरण, किसी पुस्तक से पैराग्राफ कॉपी करके अपने असाइनमेंट आप लिखते होंगे, इंटरनेट से सामग्री लेकर बिना संदर्भ के उपयोग करते हैं, किसी दूसरे छात्र के प्रोजेक्ट को अपने नामचल पर जमा करते हैं, ये सभी चीज प्लेगरिज्म के उदाहरण होते हैं। अब इसके देखिए अलग अलग टाइप हो सकता है, ठीक है। पहला है डायरेक्ट प्लेगरिज्म यानी प्रत्यक्ष प्लेगरिज्म। इसमें क्या करते हैं, किसी स्रोत से सामग्री का जैसा तैसा मतलब डिट्टो कॉपी कर लिया था, इसमें कोई भी बदलाव नहीं करते, कोई मेहनत, जैसे किसी वेबसाइट से पूरे पैराग्राफ को कॉपी करके अपने असाइनमेंट में लिख देना, ये क्या कहलाता है, डायरेक्ट प्लेगरिज्म, ठीक है। दूसरा है सेल्फ प्लेगरिज्म मतलब स्व प्लेगरिज्म। क्या होता है, जब कोई व्यक्ति पहले के कार्य को दोबारा बिना बताए करता है, ठीक है, पहले मतलब जो कार्य हो चुका है लेकिन वो क्या करता है, उसको बिना बताए यूज करता है, उसे क्या कहते हैं, सेल्फ प्लेगरिज्म के नाम से जाना। जैसे पहले मान लीजिए कोई असाइनमेंट लिखा गया था और दोबारा उस नए असाइनमेंट को रूप में उसको बना के छाप के जमा कर देना, यही क्या कहलाता है, सेल्फ प्लेगरिज्म। फिर है मोजाइक प्लेगरिज्म। इसमें व्यक्ति क्या करता है, दूसरे स्रोत से सामग्री लेकर उसमें थोड़ा सा चेंजेस करता है और उसे अपना बताता है, ये कहलाता है मोजाइक प्लेगरिज्म। जैसे किसी लेख के शब्द बदलकर उसे विचारों को अपने नाम से प्रस्तुत करना, ये कहलाता है। फिर है एक्सीडेंशियल प्लेगरिज्म हमारे पास, यानी आकस्मिक, जब कोई व्यक्ति किसी अनजाने से किसी स्रोत का सही संदर्भ नहीं देता तो उसे क्या कहते हैं, आकस्मिक या फिर कहते हैं एक्सीडेंशियल प्लेगरिज्म के नाम से जाना। जैसे किसी किताब जानकारी लेकर उसका स्रोत लिखना भूल जाना, ये कहलाता है हमारे पास। फिर है सोर्स बेस्ड प्लेगरिज्म यानी स्रोत आधारित प्लेगरिज्म, यानी इसमें व्यक्ति क्या करता है, गलत या नकली स्रोत का उल्लेख करता है और या स्रोत को सही तरीके से प्रस्तुत नहीं करता। अब प्लेगरिज्म के क्या कारण है, देखिए हमारे पास है। पहला कि विषय की सही जानकारी के अभाव, समय की कमी, शोध जो कौशल होते हैं उनकी कमी होती है, इंटरनेट से आसानी से सामग्री मिल जाना, फिर संदर्भ देने के नियमों की जानकारी ना होना हमारे पास है। अब इस प्लेगरिज्म के कुछ दुष्परिणाम, जैसे पहले शैक्षणिक प्रतिष्ठा को एक नुकसान होता है, परीक्षा या असाइनमेंट में असफलता, विश्वविद्यालय द्वारा दंड दिया जाता है, शोध कार्य की विश्वसनीयता कम होती है हमारे पास है, करियर पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, याद रखिएगा। अब इससे बचने क्या उपाय है, तो सही संदर्भ, यदि आप किसी भी पुस्तक, लेख या वेबसाइट से जानकारी ले रहे हैं तो इसका स्रोत पहले बताइए कि आपने कहाँ से लिया है। अपने शब्दों में इसे लिखना चाहे लिख सकते हैं, ये पैराफ्रेजिंग कहलाता है। किसी स्रोत से लिखने के बाद उसे अपने शब्दों में लिखना चाहिए, ठीक, जानकारी ले लीजिए, उसे अपने वर्ड्स में लिखिए। उदाहरण चिन्हों का प्रयोग करना, यूज ऑफ कोटेशन, यदि किसी स्रोत के शब्दों को जो कहते हुए लिखा जाए तो इसे उदाहरण चिन्ह में क्या कर सकते हैं, आप लिखना चाहे लिख सकते हैं, ठीक है। फिर अगला है नोट्स बनाना, अध्ययन करते समय सही स्रोत के नोट बनाए ताकि बाद में संदर्भ जो है वो देना आसान हो। फिर प्लेगरिज्म जांच उपकरण, देखिए प्लेगरिज्म चेकर होता है, जैसे बहुत सारे आजकल टूल्स है जो बता देते हैं कि आपने कहाँ से प्लेगरिज्म बेसिक कॉपी किया, सब बताता है। एकेडमिक ईमानदारी का पालन, छात्र और शोधकर्ताओं को हमेशा एकेडमिक ऑनेस्टी का पालन करना चाहिए। निष्कर्ष के बारे में बात करें तो प्लेगरिज्म जो है हमारे पास है वो शैक्षणिक लेखन की एक गंभीर समस्या है, यह न केवल शैक्षणिक ईमानदारी के विरुद्ध है बल्कि छात्रों की विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचाता है। इसलिए छात्रों को, शोधकर्ताओं को चाहिए कि वे दूसरे के विचारों का सम्मान करें और जहां संदर्भ ले उसके बारे में बताएं कि क्या हमने कहाँ से लिया, क्या इनके थॉट्स दिए थे, हमने अपने विचार इस प्रकार बताए। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको लिखने पड़े प्लेगरिज्म के बारे में, ठीक है। अगला सवाल है एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है और इसे जो लिखने की प्रक्रिया होती है और इसकी विशेषताओं की यहाँ पर व्याख्या भी करने बोली गई, ठीक है। क्या होता है एब्स्ट्रैक्ट बताते हैं। सबसे पहले जो हमने आपको पढ़ाया था शैक्षणिक लेखन, शैक्षणिक लेखन में किसी जो शोध हो गया, लेख हो गया या प्रबंध या थेसिस का संक्षिप्त सार प्रस्तुत करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसी संक्षिप्त जो सार को हम लोग लिखते हैं ना, इसे हम लोग एब्स्ट्रैक्ट कहा जाता है, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट पाठक को बेसिकली पूरे शोध या लेखक की मुख्य जानकारी जो संक्षेप में प्रदान करता है और इसके माध्यम से पाठक यह समझ सकता है कि शोध का विषय क्या होता है, इसका उद्देश्य क्या है, इसका मुख्य निष्कर्ष क्या निकलने वाला, ये बताया चलता है। अब एब्स्ट्रैक्ट का अर्थ हम लोग बताने चले तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट किसी शोध पत्र, लेख, रिपोर्ट या प्रबंध का संक्षिप्त सार होता है, ठीक है, यानी समरी होता है हमारे पास है। इसमें पूरे शोध कार्य के मुख्य बिंदुओं को कम से कम शब्दों में प्रस्तुत करते हैं। एब्स्ट्रैक्ट सामान्यतः क्या होता है, 150 से 250 के बीच लिखा जाता है। अगर सरल शब्दों में कहा जाए तो किसी शोध या लेख का संक्षिप्त और स्पष्ट सार क्या कहलाता है, एब्स्ट्रैक्ट कहलाता है हमारे पास है। अब इसके उद्देश्य होते हैं, पहला पाठक को शोध के विषय के बारे में संक्षिप्त जानकारी देने का कार्य करता है हमारे पास है। शोध के जो उद्देश्य होते हैं और उसके जो महत्व होते हैं उनको स्पष्ट करता है। शोध की पद्धति यानी जो मेथोडोलॉजी होती है उसका ये संक्षिप्त विवरण करता है। शोध के जो मुख्य परिणाम और निष्कर्ष होते हैं उनको बताने का काम करता है। पांचवा पॉइंट है, पाठक को यह निर्णय लेने में मदद करता है कि वो पूरा लेख पढ़े या नहीं पढ़े, ये समझने में मदद करता है हमारे पास है। अब इस एब्स्ट्रैक्ट लिखने की प्रक्रिया होती है, पहले देखिए, पहला क्या है
कि शोध विषय का परिचय देना। सबसे पहले शोध के विषय जो और समस्या का संक्षिप्त आपको क्या करना पड़ता है, तो परिचय देना पड़ता है। जैसे उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं, शोध किसी विषय पर आधारित है, उस विषय का महत्व क्या है इसके बारे में बताइए। दूसरा है जो शोध होते हैं उनका उद्देश्य बताना। इस चरण में यह बताया जाता है कि शोध क्यों किया गया था और इसका मुख्य उद्देश्य जो है वो क्या है, बताइए। फिर शोध पद्धति यानी मेथोडोलॉजी बताना होता है। इसमें यह बताया जाता है कि यह शोध जो है वो किस विधि से किया गया, जैसे सर्वेक्षण क्या था, प्रयोग कहाँ से किया, साक्षात्कार, विश्लेषण, सभी चीज़ जानकारी देना पड़ता है। मुख्य परिणाम यानी रिजल्ट के बारे में बताएं, तो इस भाग में शोध के जो मुख्य परिणाम होता है उनको संक्षिप्त में आप क्या करते हैं, प्रस्तुत किया जाता है। और निष्कर्ष भी लिखना पड़ता है हमारे पास में, यानी अंत में आप क्या करते हैं, शोध के जो निष्कर्ष और उसके महत्व को संक्षेप में आप बताने कार्य करते हैं। अब इस एब्स्ट्रैक्ट की विशेषताएं, जैसे पहले सबसे पहले संक्षिप्तता में लिखना पड़ता है, ब्रीटिविटी। ठीक है, इसमें क्या करता है, संक्षिप्त में जो संक्षिप्तता होनी चाहिए, छोटा संक्षिप्त होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए। आप ऐसी भाषा का इस्तेमाल करें जो सरल और स्पष्ट होनी चाहिए, ताकि जो पाठक है, जो रीडर से बेसिकली उसे पढ़े तो आसानी से वो समझ सके। फिर एक्यूरेसी होनी चाहिए, एब्स्ट्रैक्ट में जो भी जानकारी दी गई वो सही और सटीक होनी चाहिए। वस्तुनिष्ठा होनी चाहिए, इसमें व्यक्तिगत विचार के बजाय जो भी परिणामों को प्रस्तुत करने के वो सभी चीज़ शामिल होना चाहिए। इसमें पूर्णता होनी चाहिए, यानी एब्स्ट्रैक्ट में शोध के सभी मुख्य बिंदुओं का संक्षिप्त रूप से उसमें उल्लेख होना चाहिए। स्वतंत्रता होनी चाहिए, एब्स्ट्रैक्ट ऐसा होना चाहिए कि पाठक बिना पूरा पढ़ सके ही उसके जो मुख्य विचार है उसको वो समझ सके। और एब्स्ट्रैक्ट का महत्व बताया हुआ है कि ये शोध का जो सार है वो प्रस्तुत करने कार्य करता है। एब्स्ट्रैक्ट पूरे शोध का जो संक्षिप्त सार है, समरी जो है वो बताने कार्य करता है। पाठक का मार्गदर्शन करता है, इसके माध्यम से पाठक यह समझ सकता है कि लेख जो है उसके लिए उपयोगी है या नहीं, पढ़ सकता है। शोध को आकर्षक बनाता है। अच्छा एब्स्ट्रैक्ट क्या करता है, पाठकों का ध्यान जो है अपने और आकर्षित करता है। समय की बचत करता है कि आप एब्स्ट्रैक्ट पढ़ के भी क्या कर सकते हैं, बिना विषय भी समझ सकते हैं। अगर निष्कर्ष पे कहा जाए तो कह सकते हैं एब्स्ट्रैक्ट किसी भी शोध या शैक्षणिक लेखन का वो महत्वपूर्ण भाग होता है। यह पूरे शोध का संक्षिप्त और जो कह सकते हैं स्पष्ट सार प्रस्तुत करता है। एक अच्छा एब्स्ट्रैक्ट जो होता है संक्षिप्त, स्पष्ट और तथ्यात्मक होता है। इसमें शोध के उद्देश्य, पद्धति और परिणाम और निष्कर्ष का संक्षिप्त विवरण किया जाता है। इस प्रकार कहा जाए तो एब्स्ट्रैक्ट जो है लेखन पाठन में पाठकों को विषय समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने आपसे बच्चों को 2 सवाल करा दिए जो पेपर में पूछे जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपसे बच्चों के जितने भी सवाल रहेंगे पॉलिटिकल साइंस के मेजर पेपर 16 के वो कंप्लीट करवा दिए जाएंगे। तो आप सही बच्चे इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। और ये पूरा पीडीएफ पाने के लिए, जैसे ये पूरा आपका कंप्लीट हो जाएगा मेजर पेपर 16 सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टेलीग्राम ग्रुप पर पीडीएफ शेयर हो जाएगा, तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।